नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैं अभी तक 6 लेक्चर कर चुका हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर रेस्पिरेशन, या आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये दूसरा चैप्टर है। देखिए बच्चों, अभी तक 6 लेक्चर कर लिया है। अब ये 7वां लेक्चर होने जा रहा है। जस्ट लास्ट लेक्चर यानी छठा लेक्चर में हमने आपको वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज ऑफ ब्रीथिंग का वॉल्यूम और कैपेसिटीज को किस तरह से हम मेजर करते हैं, कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं, और फिर वो जो स्पैरोग्राम जो ग्राफ होता है उसमें मैंने कैसे कौन सा वॉल्यूम कितना होता है, कैसे होता है, सारा कुछ मैंने डिटेल से बताया था। और लास्ट मैंने यहाँ तक नोट पॉइंट करके ख़त्म किया था। बच्चों, नोट में मैंने लिखाया था, मैं बताया था आप लोगों को कि रेजिडुअल वॉल्यूम और कैपेसिटी से रिलेटेड, और वो वॉल्यूम जो रेजिडुअल वॉल्यूम है और उनसे रिलेटेड जो भी कैपेसिटीज और वॉल्यूम है उसको आप स्पैरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां तक हो चुका था बच्चों पिछला लेक्चर में। अब हम लोग आते हैं अल्वियोलर वेंटिलेशन। देखिए बच्चों, ये अल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है? अल्वियोलर वेंटिलेशन मतलब अल्वियोलाई में यानी लंग्स के अंदर जो एयर होता है, तो वो एयर का जो इन एंड आउट होता है, उसी इन एंड आउट लंग्स के अंदर एयर का इन एंड आउट होने को ही अल्वियोलर वेंटिलेशन कहते हैं। क्लियर? अब आता है कि अल्वियोलर वेंटिलेशन मतलब जो लंग्स के अंदर होता है एयर, उसका इन एंड आउट जो होता है वो कितना के बराबर होता है। तो आप कैसे निकालेंगे? आप जिस रेट से ब्रीथिंग कर रहे होते हैं उतना, तो आप ब्रीथिंग का जो रेट होता है तो कितना होता है, 12 से लेकर 16 तक का होता है, इनटू टीवी, मतलब नॉर्मली आप जो ब्रीथिंग लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, जो कितना लेते हैं और छोड़ते हैं 500 के बराबर, और डीएसबी मतलब डेड स्पेस वॉल्यूम, जो आपके कंडक्टिंग जोन में रहता है बच्चों, जो कितना के बराबर होता है 150 ml के बराबर, उसको माइनस कर दीजिए और रेट ऑफ ब्रीथिंग से इनटू कर दीजिए। जितना आएगा उतना ही कहलाएगा अल्वियोलर वेंटिलेशन, यानी आपके लंग्स के अंदर में एयर का कितना आवागमन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं अल्वियोलर वेंटिलेशन। और कैसे निकालेंगे? ये है फॉर्मूला रहा आपका, रेट ऑफ ब्रीथिंग 12 से 16 इनटू 500 को 150 से माइनस कर देंगे तो 350 आ जाएगा। इस दोनों को इनटू कर देंगे, जितना ml के बराबर आएगा वही कहलाएगा अल्वियोलर वेंटिलेशन। क्लियर? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम है, उस डायग्राम को मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए मैं एनसीईआरटी लेके आता हूँ। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी का एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में बहुत मायने रखता है बच्चों। इसी वजह से मैं एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम में छोड़ता नहीं हूँ। और आप लोगों को जो मैं पढ़ाता हूँ, लेक्चर होने के बाद आप नोट्स बनाएं, मेरे नोट्स से पढ़ें, और मेरे नोट के पढ़ने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग जरूर लगाएं। उस टॉपिक से रिलेटेड जो चैप्टर का ख़त्म हो गया तो पूरे चैप्टर कंप्लीट करें। क्लियर? एनसीईआरटी को रीडिंग लगाना और समझ के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जो नोट्स पढ़ाता हूँ बिल्कुल आपको एनसीईआरटी बेस्ड पे होता है। आप मेरे पढ़ने के बाद जब पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा, A to Z। अब मैं डायग्राम तो बता ही देता हूँ। देखिए बच्चों, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में बहुत तरह का एयर होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन भी होता है आपके एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, मतलब अनेक पर कार्बन मोनोऑक्साइड, अनेक कई सारे गैसेस होते हैं। सारा गैस जो कि एटमॉस्फेयर में होता है, सबका प्रेशर अगर देखा जाए तो वो 760 mmHg के बराबर होता है। क्लियर? अब सारा गैस में से अगर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर निकाला जाए, तो चूंकि ऑक्सीजन का प्रेशर तो सिर्फ ऑक्सीजन, तो वहां पे हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि सारा गैस में से ऑक्सीजन किसका प्रेशर कितना है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mmHg,
और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है उसका पार्शियल प्रेशर 159 mmHg के बराबर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत कम होता है उसका पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg के बराबर होता है। परसेंटेज में निकालें तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 21% के बराबर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04% के बराबर होता है। ये आप लोग जानते होंगे बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एयर जैसे ही अंदर लिए मतलब इंस्पायर्ड किए, ठीक है, इंस्पायरेशन जैसे किए तो आप पूरे एयर को लेंगे ना तो ये एयर जाएगा आपका, तो एयर जाएगा तो मतलब ऑक्सीजन भी जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा, ये इंस्पायर्ड एयर, ये एयर अंदर जा रहा है। जैसे ही आपके लंग्स में जाएगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट जाएगा, जहां पे कि 159 mmHg के बराबर था, जैसे लंग्स के अंदर आया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg के बराबर हो गया, थोड़ा घट जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए बच्चों, लंग्स के अंदर आते आते और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.3 mmHg के बराबर था, जैसे ही अंदर आ जाएगा उसका पार्शियल प्रेशर 40 mmHg के बराबर हो जाए, यानी इसका पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है ना पहले से भी, इधर भी आ गया, इधर से भी ये जा रहा है, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि आप बनाते हो अंदर में, तो उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, 40 mmHg के बराबर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 है। अब बताइए बच्चों, चूंकि हमेशा गैसेस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजन हो रहा है मतलब क्या, हायर प्रेशर से डिफ्यूज होके लोअर प्रेशर की तरफ ही आएगा ना। देखिए बच्चों, आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये देखिए बच्चों, यहां पे जो ब्लड है, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लगभग 45 के बराबर है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 के बराबर है। तो होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का इधर ज्यादा है और इधर 40 है, मतलब कम है, तो इधर से डिफ्यूज होके लंग्स में चले गया, है ना। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहां 104 के बराबर है और यहां कम है, 40 है मात्र, तो इधर से डिफ्यूज होके किधर, इधर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? हो गया। इस तरह से ये ऑक्सीजन आपके हार्ट में ये आ गया, ठीक है, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड गया और इधर से ऑक्सीजन आ गया। ये वाला पाइप, इसको हमने पल्मोनरी वेन बोला, जो हार्ट से लगा हुआ, हार्ट से लंग्स में लगा हुआ है और जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने में काम कर रहा है, ऑक्सीजन यहां से ढो ढो के ला रहा है। और इस वाले को बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, जो हार्ट से लंग्स से लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम जब बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ाएंगे तो वहां तो जानना ही है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को आपके बॉडी से क्या कर रहा है, लंग्स तक पहुंचा रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? अब पल्मोनरी वेन के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, इसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आते आते कितना हो गया, 95 के बराबर, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 हो गया। क्लियर है? पल्मोनरी वेन में। अब पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है बच्चों, 45 है। देख रहे हैं बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहां पे जैसे ही ऑक्सीजन यहां आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये हार्ट से पंप करके कहां जाएगा, पूरे बॉडी यानी टिश्यू में भेजेगा। तो किसके थ्रू भेजेगा, इस वाले पाइप, इसको हम सिस्टेमेटिक आर्टरीज बोलते हैं या फिर एओर्टा भी बोलते हैं। तो जो प्रेशर यहां रहेगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वही प्रेशर तो यहां भी रहेगा ना। तो एओर्टा में भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 रहेगा। क्लियर? और जो प्रेशर यहां रहेगा वही प्रेशर यहां, वही प्रेशर इस वाले पाइप में, सिस्टेमेटिक वेन या वेना कावा भी बोलते हैं, सबसे बड़ा वेन और ये सबसे बड़ा आर्टरी। तो यहां भी पार्शियल प्रेशर इतने ही के बराबर रहेगा, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 जितना यहां था और
कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 जितना यहाँ था, यानी इसमें भी यहाँ रहेगा, मैंने एरो देके बना दिया है। क्लियर हो गया बच्चों? अब ये देखिए बच्चों, सब जो है इधर से ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसका पार्शियल प्रेशर 95 था, और इधर से आ गया क्या, यहाँ पर जो है सब के सब कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेके जा रहा है। ठीक है, चूंकि यहाँ 95 है और इधर यहाँ पे जो टिश्यू हो रहा है, तो टिश्यू में तो रेस्पिरेशन हो रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे बार बार फूड टूट रहा है ऑक्सीजन ले जाके। चूंकि यहाँ पे फूड टूट रहा है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। और चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन खपत हो रहा है ना, तोड़ने के लिए खपत होता है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो टिश्यू में लगभग 40 के बराबर होता है क्या, पार्शियल प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45 के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें कितना है, 40 के बराबर ही है इस वाले में, तो यहाँ से 45 से 40 की तरफ चले जाएगा, 45 से 40 की तरफ चले जाएगा। तो इस तरह से टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में देखिए कैसे जा रहा है। ठीक है, मतलब सिस्टमेटिक वेन या वेना कावा में, और किस तरह से 95 है और इधर 40 है, तो इधर से ऑक्सीजन टिश्यू में आते जाएगा ऑक्सीजन आते जाएगा, यानी हाइयर से लोअर। इस तरह से ट्रांसफर होता है किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, आपके लंग्स से लेकर हार्ट, और हार्ट से फिर लास्टली टिश्यू। क्लियर? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपको याद रखना था बच्चों। तो किसका क्या प्रेशर होता है वो हमने जान लिया। अब सबका ये तो चलो भाई आया, अब इधर से जितना भी है सब के सब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हुए बाहर भी आएगा। तो जब आप सांस छोड़ते हो बच्चों, तो सिर्फ आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते, उसके साथ साथ कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी निकलता है। तो वहां से निकाला, तो देखिए बच्चों, निकाला जैसे ही तो एक्सपायर्ड किया, तो देखिए लंग्स के थ्रू निकाला तो जैसे ही एयर गया था कितना, 159 के बराबर गया था, और जाते जाते 104 के बराबर हो गया। सारा यूटिलाइज हो के जितना ऑक्सीजन बचा, और उस ऑक्सीजन में से लगभग 160 mmHg, लगभग 16% पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो एक्सपायर्ड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो 32 mmHg लिया था हमने, कितना, मात्र 0.3 mmHg के बराबर लिया था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इतना सारा बना इधर से कि 32 mmHg लगभग 4% के बराबर निकला। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये डायग्राम था पूरे अच्छे से। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक डायग्राम है बच्चों, उसको भी समझिए। ये आपको याद रखना है। सबका पार्शियल प्रेशर इस चार्ट में दिया हुआ है। रेस्पिरेटरी गैस कौन कौन होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एटमॉस्फेयर में इसका प्रेशर 159 और इसका 0.3, अल्वियोलाई में 104 और 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का 45, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40, और टिश्यू में ऑक्सीजन का 40 और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है 45। ये चार्ट है, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से नोट में आते हैं। देखिए बच्चों, उसी चीज को मैंने लिखा दिया है इंपॉर्टेंट करके कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 159। फिर आगे जैसे ही जाता है लंग्स में तो 104 के बराबर हो जाता है ऑक्सीजन। फिर आगे जैसे ही जाता है वेन्स, ये आर्टरी में, तो 95, और टिश्यू तक जाते जाते ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में सबसे ज्यादा होता है ना, क्योंकि वहीं बन रहा होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, 45 के बराबर। फिर आगे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो वहां भी 45 होता है। फिर आगे 40 के बराबर, फिर आगे जाता है तो 32 के बराबर होता है, और फिर लास्टली जो बाहर में 0.3% के बराबर, जो सबसे कम होता है बाहर में। तो अगर पूछेगा कि
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो एटमॉस्फेयर में। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछेगा तो उसका पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, टिश्यू में होता है। क्लियर बच्चों? ये एनसीईआरटी बुक में जो वही डायग्राम हमने, डायग्राम बोलते हैं बच्चों, चार्ट मैंने दिखाया, उसी चार्ट के बारे में मैंने बताया है कि इस जगह वही चार्ट बनाना है। मैंने बनाया नहीं है, बस आप लोगों को, तो ये उसी जगह, इस जगह चार्ट बनाना है। मैंने नहीं बनाया क्योंकि बुक में है, इसी वजह से हम बुक से ही बता दिया। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, जो मैंने नोट करके लिखाया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। देखिए बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पहले जानते हैं, गैसेस जो होता है बच्चों वो हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन Hb, इससे बाइंड कर कर, इससे जुड़ जुड़ के तब जाके ट्रांसपोर्ट होता है। हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में होता है, और आरबीसी कहाँ होता है बच्चों, ब्लड में होता है प्रेजेंट। ठीक है, यही हीमोग्लोबिन है जिसके वजह से ब्लड आपका रेड होता है। ठीक है, इसी से बाइंड होता है गैसेस। देखिए बच्चों, अगर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होगा तो बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है, इस बाइंडिंग के प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के बाइंडिंग के प्रोसेस को ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। और जब ये दोनों बाइंड होता है और बाइंड होके जो भी बनता है उसी को कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो बनता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, HbCO2। ये दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। देखिए मैंने दोनों को करके लिख दिया है, रिवर्सिबल होता है बच्चों। रिवर्सिबल मतलब जिस तरह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बंधकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है, उसी तरह ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर अलग अलग फिर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो सकता है। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बना है, उसी तरह कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन टूटकर हीमोग्लोबिन अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो सकता है। तो यानी ये दोनों रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल होता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो एक तरह का स्टेबल कंपाउंड है बच्चों। मतलब ये बाइंडिंग इरिवर्सिबल है। एक बार अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में बन गया तो फिर वो कभी भी नहीं टूटेगा, वो बन ही रहेगा पूरी जिंदगी भर। ना ये हीमोग्लोबिन को हटने देगा, मतलब हीमोग्लोबिन को किसी लायक ही नहीं छोड़े। एक तो हीमोग्लोबिन को मरने भी नहीं देगा, वो उससे बांधे रखेगा अपने से, और इसको किसी लायक छोड़ेगा भी नहीं। किसी लायक छोड़ेगा नहीं मतलब ना ही ये ऑक्सीजन से और बाइंड कर पाएगा और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड, यानी किसी से और बाइंड नहीं कर पाएगा। एक बार अगर CO2 से बना, और अगर बार बार CO2 आपके सारा हीमोग्लोबिन, जितना आपके हीमोग्लोबिन है आपके अंदर, सब के सब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से बंध जाएगा तो फिर आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होगा ही नहीं, तो आप ऑक्सीजन ले ही नहीं पाएंगे, यूटिलाइज कर ही नहीं पाएंगे, और अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो आप बाहर कर भी ही नहीं पाएंगे। तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए स्मोकिंग या पॉल्यूशन जहाँ पे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है उससे बचें। ठीक है, ताकि आपके ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ना बन पाए और हीमोग्लोबिन को बर्बाद ना कर पाए। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन अगर ओजोन यानी O3 से या नाइट्रेट से या फ्री रेडिकल जो कि जंक फूड में मिलता है, जो कि एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इंसान के अंदर फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा हो गया है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ये बात जानते हैं? तो कम से कम अपने खाने में फ्री रेडिकल लें, मतलब जंक फूड ना खाएं तो फ्री रेडिकल भी नहीं बनेगा आपके ब्लड में, तो आप जल्दी बूढ़े भी नहीं होइएगा, लॉन्ग लाइफ तक आपका एज नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, हीमोग्लोबिन O3 या नाइट्रेट या फ्री रेडिकल से जुड़ता है तो बनता है
मिथेमोग्लोबिन क्या बनता है? मिथेमोग्लोबिन दिख रहा है बच्चों, मिथेमोग्लोबिन जो कि कलरलेस होता है। और इस हीमोग्लोबिन जब इन तीनों से मिलता है और मिलकर मिथेमोग्लोबिन बनता है तो इस प्रोसेस को, इस मिलने की प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीडेशन हुआ है तब जाके मेथेमोग्लोबिन बना है। और ये मिथेमोग्लोबिन कलरलेस होता है बच्चों। क्लियर? अब देखिए बच्चों, और कलरलेस होता है। देखिए बच्चों, अब ये मिथेमोग्लोबिन अगर बाई चांस ऑक्सीजन से मिल गया, अगर ऑक्सीजन से मिल गया तो बनता है आयरन ऑक्साइड। अगर मिथेमोग्लोबिन जो कि कलरलेस होता है और ये ऑक्सीजन से मिल गया तो ऑक्सीजन से मिलकर बनाता है आयरन ऑक्साइड जो कि ब्लू कलर का होता है। और इसी के बनने के वजह से आपके बॉडी में ब्लूइश अपीयरेंस आ जाता है। आप ब्लू ब्लू, आपका आई, आपका चेहरा सब ब्लू ब्लू कलर करके दिखेगा आपको। और इसी बीमारी को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है? तो अगर मिथेमोग्लोबिन, तो देखिए कैसे हो रहा है, जब आपका हीमोग्लोबिन ओजोन या नाइट्रेट या फ्री रेडिकल जो आप फूड में आता है, जंक फूड खाएंगे तो होगा, अगर हो मिला तो मिथेमोग्लोबिन बना। और ये मिथेमोग्लोबिन जैसे ही आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तो जाएगा, तो वो ऑक्सीजन से बाइंड करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा। और ये आयरन ऑक्साइड परमानेंट बन जाता है। एक बार आयरन ऑक्साइड आपके ब्लड में बन गया तो फिर कभी नहीं वो टूटेगा, फिर कभी, ये स्टेबल कंपाउंड है, मतलब ये इरिवर्सिबल है, इसका इससे बाइंड होना इरिवर्सिबल है। मैंने यहां पे लिख दिया है। और ये अगर आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा बन गया है तो आपका पूरे बॉडी ब्लू ब्लू कलर का दिखेगा, क्योंकि आयरन ऑक्साइड ब्लू कलर का होता है। और इसी बीमारी को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया है। क्लियर बच्चों? चलिए अब आगे लेक्चर में जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, इसीलिए मैंने नोट करके भी लिखाया है। ठीक है? किसके साथ मिल मिलकर ट्रांसपोर्ट होता है, समझ गए? अब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है आगे देखते हैं बच्चों। चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में ट्रांसपोर्ट होता है। मात्र 2 से लेकर 3% तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाता है प्लाज्मा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा से आसानी से ऑक्सीजन नहीं बाइंड नहीं कर पाता है। देखिए बच्चों, प्लाज्मा में ज्यादा अमाउंट में चूंकि वाटर होता है, और हम अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीजन वाटर में नहीं डिसॉल्व होता है आसानी से। तो चूंकि हमने लिखा दिया बिकॉज ऑक्सीजन डज नॉट डिसॉल्व इजीली इन वाटर, प्लाज्मा में वाटर होता है और वाटर से ऑक्सीजन चूंकि आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाता है, इसीलिए प्लाज्मा से ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में ही ट्रांसपोर्ट हो पाता है, मात्र 2 से लेकर 3%। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन फिर कहां से ट्रांसपोर्ट हो पाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में रहता है, उससे बाइंड होकर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड से सप्लाई होता है। लगभग 97 से लेकर 98% तक ऑक्सीजन किससे बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन से। तो अबाउट 97 से 98% ऑफ ब्लड O2 इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल। जो कहा रहता है रेड ब्लड सेल, मतलब आरबीसी में। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बनता है तो अभी मैंने बताया तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। इसी से देखिए कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। पहले मैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर कैसे कैसे ऑक्सीजन बाइंड होता है उसको मैं बताता हूँ बच्चों। ठीक है? ऐसे मैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या होता है वो तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में तो पढ़ाना ही है, यहाँ भी मैं बता देता हूँ। देखिए, बाइंडिंग साइट ऑफ O2 एंड CO2 विद हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन में वो कौन सा साइट है जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। देखिए बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, और इनसे जो है
4 गो पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ा होता है। 2 चेन को बोलते हैं अल्फा अल्फा चेन और 2 चेन जो होता है बीटा बीटा चेन कहलाता है। अब प्रत्येक बीटा बीटा चेन से देखिए ये NH2 जिसको हम ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं, ये जुड़ा होता है, प्रत्येक चेन से जुड़ा हुआ है NH2 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 NH2, ठीक है। और इस NH2 से जुड़ा हुआ है देखिए बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। पहले ये समझते हैं बच्चों, जिस तरह से ये NH2 जुड़ा मतलब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जुड़ा होता है, उसी तरह यहाँ पर Fe2+ जिसको हम बोलते हैं हीम, इसी को हीम बोलते हैं। ये जो रेड पेन से मैंने लिखा Fe2+, ये हीम वाला पार्ट यहीं से मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ा होता है, चारों चेन से। ये हीमोग्लोबिन का जो चारों चेन है, यहाँ पे देखिए हीम, यहाँ हीम, यहाँ हीम, ये हीम, इसको हीम कहते हैं, ये हीम जुड़ा। और ये आयरन मतलब Fe2+ से आसानी से ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो ये हीम वाले पार्ट से देखिए बच्चों ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। और जैसे हीम वाले पार्ट से ऑक्सीजन जुड़ा तो कै गो हीम है? 4 गो हीम है। एक हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कै गो हीम होता है बच्चों? 4 गो हीम होता है। अब प्रत्येक हीम से कै गो ऑक्सीजन जुड़ा? देखिए एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन गैस जुड़ा। इसीलिए मैंने लिखा है कि 4 molecule of O2 bind with 4 Fe2+, मतलब 4 हीम मॉलिक्यूल से ऑफ हीम इन ईच या हीमोग्लोबिन। प्रत्येक हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होते हैं और चारों हीम ग्रुप से 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ा होता है। जिस तरह से हीम वाले पार्ट से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, उसी तरह से ग्लोब्यूलिन वाला पार्ट से कौन जुड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा। यानी कि प्रत्येक हीमोग्लोबिन के 4 ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल से 4 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। इसलिए मैंने लिख दिया है 4 molecule of CO2 bind with 4 NH2 of protein in each hemoglobin। NH2 ये कौन सा प्रोटीन है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और इसी तरह बाइंड करके जब हीमोग्लोबिन पास कर रहा होता है, क्योंकि आरबीसी तो ब्लड में दौड़ते रहता है, तो आरबीसी दौड़ा तो पूरे हीमोग्लोबिन दौड़ा, और हीमोग्लोबिन दौड़ा तो मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बंधा हुआ है ये भी दौड़ा, और दौड़ा तो मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो गया। क्लियर बच्चों? अब देखिए बच्चों, प्रत्येक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से 4 गो ऑक्सीजन और 4 गो मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। और आपके एक आरबीसी में बच्चों लगभग 280 to 300 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है। ये याद रखिए बच्चों। अब इतना मिलियन है और एक से 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है, तो इतना मिलियन से कितना होगा? इंटू 4 कर दीजिए बच्चों। तो इस तरह से ऑक्सीजन आपका ट्रांसफर होता है। तो देखें कहाँ से जाके ऑक्सीजन जुड़ता है? हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन के कौन से पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है? क्लियर? कितना मॉलिक्यूल जुड़ता है, किससे किससे जुड़ता है, कैसे कैसे होता है, सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, नीचे मैंने लिख दिया है हीमोग्लोबिन जो 2 चीज से मिलकर बनता है, हेम और ग्लोब्यूलिन वाला पार्ट से। हेम कै गो होता है? 4 मॉलिक्यूल होता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कै गो मॉलिक्यूल होता है? 4 गो। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से जुड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, हेम वाले पार्ट से जुड़ता है ऑक्सीजन। इस तरह से ट्रांसफर हो जाता है बच्चों। अब आगे है बच्चों ट्रांसपोर्ट, और आगे अभी क्लियर नहीं हुआ है बच्चों, पूरी कंप्लीट नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट का और पार्ट है, हम आपको ट्रक चलवा के, गाड़ी बनवा के, तब हम आपको किस तरह से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ पे रखा जाता है, कहाँ से ऑक्सीजन को उठाता है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है, फिर जाके कहाँ पे रखता है, किस रास्ते से जाता है, सब आपको बताया जाएगा बच्चों अगले लेक्चर में। आज इतना ही, बहुत ज़्यादा, आधा घंटा का लेक्चर हो गया।
रहने देते हैं बच्चों। तो थैंक यू सो मच बच्चों आपको अगर वीडियो पसंद आता है, अगर आपको फ़ायदा मिलता है, तो आप सोचिए कि दूसरे बच्चे भी फ़ायदे उठाएं। तो आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि हमें भी फ़ायदा हो जाए, आपके वजह से लाइक सब्सक्राइब मिल जाए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया कीजिए, ताकि आपके कमेंट पढ़ के हमको थोड़ा सा मैं मोटिवेट होता हूँ बच्चों। मैं मोटिवेट होता हूँ तो क्या बच्चे को चाहिए, किस तरह का चाहिए, क्या होता है नहीं होता, वो सब हमको मिलता है। इसी वजह से कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। तो थैंक यू सो मच।